एग्जाम्स में मार्क्स यही कट होते हैं जब डिबेंचर्स को गलत हेड के नीचे शो कर दिया जाता है। आज हम क्लियर करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट विद द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसका रोल क्या है डिबेंचर्स में। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का हो तो 12 मंथ्स वाला रूल काम करेगा या नहीं करेगा। आज इस लॉजिक को डिबेंचर्स के साथ अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर नंबर 98 है इस वीडियो सीरीज का। आज का टॉपिक डिस्क्लोजर रहेगा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकालो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, कि जो डिबेंचर्स आपने अब कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है पब्लिक से, उसको बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक होता है कि जब बहुत लंबे पीरियड के लिए लोन लिया है, नॉर्मली साल, 2 साल, 4 साल, उसके लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब साल से कम के लिए। देन आगे बच्चों अपन इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाएगा करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या होता है करंट? देखो, इसका नाम ही बता रहा है करंट मेच्योरिटी, इस साल मेच्योर होने वाली ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बट वो हिस्सा किसका था? लॉन्ग टर्म का। ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक्स देखो क्या होता है, डिबेंचर्स होते क्या हैं, ताकि आपको पता लगे कि हम इसको शो कैसे करेंगे। डिबेंचर्स कंपनी के द्वारा एक बोरोड फंड्स है, कंपनी ने उधार लिया है लोगों से। ठीक है, तो उधार लिया है तो ये क्या होगी बच्चों? ये लाइबिलिटी है कंपनी की। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, उधार लिया है ना। तो इसलिए जो डिबेंचर्स है हमेशा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी पोर्शन में आएंगे। लाइबिलिटी पोर्शन को इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नाम से हम कंपनी अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है, डिबेंचर, ये याद रखना है, ये शेयर होल्डर फंड नहीं है। डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर नहीं होते, डिबेंचर्स कैपिटल नहीं है। तो मींस कहने का मतलब, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर फंड्स का ऑप्शन है, जो शेयर होल्डर फंड्स का है, उसमें ये नहीं आएगा। बिकॉज जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये लेंडर्स हैं, मतलब, या इन अदर वर्ड्स ये क्रेडिटर्स हैं। इनको अपना पैसा फिक्स टाइम के बाद रीपेमेंट करा जाता है। ठीक है, रीपेमेंट होता है बच्चों। तो आप इनको शेयर होल्डर के अंदर नहीं करोगे, बिकॉज शेयर होल्डर तो ऑनर्स है। ऑनर्स है ना, उस केस में नो रीपेमेंट, कोई रीपेमेंट नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया बच्चों हमारा, कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर ये शेयर होल्डर फंड्स में नहीं आएगा। तो क्या क्या बच गया बच्चों उसके बाद? उसके बाद उसमें क्या है? एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है ना? अब यही दो ऑप्शंस बची जिनमें आ सकता है डिबेंचर। उसके लिए बच्चों एक तो रूल होता है 12 मंथ्स का रूल। 12 मंथ्स का रूल है, हम वो देखेंगे कि वो क्या है। जिसमें नॉर्मली क्या, देखो बच्चों, जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, देखो, तभी रिकॉर्ड करोगे ना, तभी रिकॉर्ड करोगे। लेट्स सपोज आपने बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च 25 को। अब इसमें ही आएगा ना, या तो करंट लाइबिलिटी में या नॉन करंट लाइबिलिटी, इसी में आएगा ना। अब ये शुरू होता है यहां से। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे बैलेंस शीट बन गई, इस पॉइंट पे बैलेंस शीट बन गई। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट कब बनेगी बच्चों? 31 मार्च 26 तक। यही है ना। हो सकता है बच्चों लोन पहले कभी भी लिया हो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आपने इस बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। अभी हमें ये नहीं पता कि करंट लाइबिलिटी में करना है कि नॉन करंट लाइबिलिटी में, ये हमें नहीं पता। यही है ना बच्चों। तो अगर अगर तो अगले साल तक आप रीपेमेंट कर दोगे इस पोर्शन तक, मींस ये 12 मंथ्स का है, ये
12 मंथ्स का है, यहां तक रीपेमेंट करना है, तो इट मींस जो आपने उधार लिया हुआ है, जो वो उधारी वाला पैसा है, अब वो एक तरह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म। क्लियर है? तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका करंट लाइबिलिटी में। क्लियर है? बट अगर पेमेंट इसके बाद हुआ, साल 12 महीनों के बाद, तो आपको इस बैलेंस शीट में, लेट्स सपोज पेमेंट यहां पे होना है, ये थी 31 मार्च 27, ठीक है, पेमेंट था यहां पे होना था, ठीक है, मान लो। तो इस बैलेंस शीट में 12 महीने से ज्यादा है, तो आप इसको शो करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो जाएगा। ठीक है, जब ये बैलेंस शीट बनाओगे, ये वाली बैलेंस शीट अब साल के अंदर आ गया, तो वो शिफ्ट कर जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ये है बच्चों 12 मंथ्स का रूल। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल है कि अगर जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस बैलेंस शीट बनाने की डेट को रेफरेंस मान लो। ठीक है, वो डेट रेफरेंस हो गया, नॉर्मली 31 मार्च रहेगा। उसके 12 महीनों के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट करना है, तो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही पैसा आपके पास है, तो वो करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। अगर उस बैलेंस शीट के बनाने के 12 महीनों के बाद पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी तो वहीं पे आप शो करोगे, बट वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो वो नॉन करंट में जाएगा। क्लियर है? ये है बच्चों 12 मंथ्स रूल। 12 मंथ्स रूल। इसके ऊपर एक चीज अप्लाई होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। 12 मंथ्स रूल समझ आ गया? अब मैं आपको ये 12 मंथ्स रूल कब अप्लाई होना है और कब अप्लाई नहीं होना, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। वो मैं आपको बताता हूं अभी होता क्या। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? जब भी किसी कंपनी, कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास कैश होगा, सपोज वो उस कैश से, पैसे से रॉ मटेरियल खरीदेगी, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, वो फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचे जाएंगे। ठीक है, मार्केट में उधारी पे भी बेचे जाते हैं नॉर्मली। फिर वो उधारी का भुगतान होगा, कैश आएगा। मतलब आपने कैश खर्च करा, कैश खर्च करा, माल लिया, माल बनाया, माल बेचा, और आपको कैश फिर से मिला। ठीक है, इस पूरे साइकिल को बच्चों बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, मतलब पैसा खर्च करने से लेकर पैसा मिलने तक का टाइम पीरियड जो होता है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। जब तक पैसा वापस नहीं आता, साइकिल कंप्लीट ये नहीं होगा। ठीक है, साइकिल तभी कंप्लीट माना जाता है जब आपके पास पैसा वापस आ जाता है। यहां इसको और टर्म में बोलो, टाइम टेकन टू कन्वर्ट कैश एम्प्लॉयड इनटू बिजनेस बैक टू कैश। मान लो आपकी कोई दुकान है, सपोज बच्चों आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आप कोई सामान बेचते हो, लेट सपोज आप बच्चों के चिप्स एंड टॉफिस बेचते हो। ठीक है, सबसे पहले आप सीधा तो नहीं बेचोगे ना, आप पहले वो खरीदोगे, आप खरीदोगे, ठीक है, फिर फिर उसको बेचोगे, फिर बेचोगे, फिर आपको पैसा आएगा। तो पैसा खर्च करने से लेकर पैसा आने तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है बच्चों? जब भी आप ऑपरेटिंग साइकिल के रिलेटेड साइलेंट हो ना, कि कुछ नहीं बोला, तो हम मानते हैं कि 12 महीने का है। मतलब पैसा खर्च करने से लेकर पैसा मिलने तक हमें नॉर्मली 12 महीने लग जाते हैं। 12 महीने हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा आएगा। इस सारे प्रोसेस को नॉर्मली 12 महीने लगते हैं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट साइलेंट है तो। ठीक है, हम मानेंगे कि वो 12 महीने ही है, बट हर बार कभी कभार आपको ऑपरेटिंग साइकिल गिवन भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा है, 12 महीनों से ज्यादा है, तो लाइबिलिटी जो डिबेंचर्स की आपने कंसीडर करनी है कि वो करंट है कि नॉन करंट है, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल को रेफरेंस मानना होगा।
ऑपरेटिंग साइकिल को रेफरेंस मानना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, लेट्स सपोज आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 25 की, ठीक है। यहां पे थी 31 मार्च 26, ठीक है। अब क्या था, आपका ऑपरेटिंग साइकिल था यहां तक, लेट्स सपोज ये था, ठीक है। मान लो ये कितना बच्चों आपका 15 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है। क्लियर है, ये ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे है। क्लियर। अब अगर अब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा आ गया ना, तो आपने करंट नॉन करंट के लिए 12 मंथ्स का रूल नहीं लगाना। 12 मंथ्स का रूल नहीं लगाना। अब आपने ऑपरेटिंग साइकिल को रेफरेंस मानना है। तो क्या मानना है कि अगर जो पेमेंट है, अगर रीपेमेंट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद है, इस पॉइंट पे है, तो नॉन करंट है। अगर इससे पहले है कभी भी, तो करंट है। सिंपल। आपने अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल को रेफरेंस मान लेना है कि अगर पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाद है तो नॉन करंट, ऑपरेटिंग साइकिल से पहले है तो करंट। तो बच्चों इस केस में देखो, यह भी हो सकता है कि लेट सपोज आपने पेमेंट यहां पे करना है। आपने मान लीजिए आपने पेमेंट करना है फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को, 26 को, ठीक है। अगर आप 12 महीने वाले रूल के हिसाब से चलते तो फिर तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में आप इसको नॉन करंट लिख देते, नॉन करंट लिख देते ना, अगर 12 महीनों के हिसाब से चलते। बट सर हमें ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट पता था, तो पेमेंट क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से पहले है, कोई इशू नहीं है अगर वो 12 महीने से बाद भी हो रही है, तो हम इसको, इस बड़ी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी ही मानेंगे बच्चों। क्लियर। अब चाहे उसका पीरियड 12 महीनों से ज्यादा है, इसको आप करंट लाइबिलिटी ही मानोगे। क्लियर है बच्चों यहां तक। अच्छा, फिर अगर ये 12 महीने के बाद होता, अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होता तो ये नॉन करंट बन जाती। क्लियर। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम है, 12 महीनों से कम है ना, तो 12 मंथ्स को रेफरेंस मानना आपने। फिर 12 मंथ्स को, मतलब 12 मंथ्स को रेफरेंस कब मानना आपने, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीनों से कम है। लेट्स सपोज ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 10 महीनों का यहां पे, ठीक है। अब आपने 12 मंथ रूल अप्लाई करना है कि पेमेंट क्या 12 महीनों के बाद है, यहां पे है तो नॉन करंट, अगर यहां पे कहीं पे भी है तो करंट लाइबिलिटी। सिंपल है बच्चों। क्लियर है। ये हमेशा याद रखना है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम है तो 12 मंथ्स को रेफरेंस मानना है डिसाइड करने के लिए कि करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर 12 महीनों से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल ही रेफरेंस कंसीडर होगा। क्लियर है। ऐसे बच्चों हम डिसाइड करते हैं कि करंट नॉन करंट क्या है। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं बच्चों। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स देखो, डिबेंचर्स बच्चों एक लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, सॉरी। बट होता क्या है, उनका कुछ पार्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेबल होता है। मान लो आपने 10 लाख के डिबेंचर्स लिए हुए हैं, इशू करे हैं कंपनी ने, 10 लाख में से 1 लाख जो है वो रिडीम होने हैं ऑन 31 जनवरी 2026। देखो, बैलेंस शीट बनाओगे आप 31 मार्च 25 यहां पे, ठीक है। कुछ डिबेंचर्स है तो बहुत लॉन्ग टर्म, है तो बहुत लॉन्ग टर्म है, बट उनका कुछ पोर्शन जो है 31 जनवरी 26 को होने पे, ठीक है। तो इट मींस आउट ऑफ द 10 लाख जो 1 लाख है, 1 लाख है, वो आप शो कर सकते हो उसको। फिर उसको आप करंट मेच्योरिटी होगी ना, एक तरह से करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा ना। तो उस पोर्शन को लॉन्ग टर्म डेट का वो पोर्शन जो करंट लाइबिलिटी है, उसको बोलते हैं हम करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो आप वो 1 लाख रुपया बच्चों करंट मेच्योरिटी में शो करोगे। आप उसको क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी में जाओगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की ऑप्शन आएगी, ये बैलेंस शीट में है था बच्चों। और उस शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर हम लिखेंगे करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। वो 1 लाख रुपया अब आपका करंट लाइबिलिटी आ गया, और नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो 9 लाख बच गया।
ये है, समझे? कभी कभार बच्चों ऐसा होता है, आपको लग रहा होगा कि 10 लाख के डिबेंचर है, एक ही टाइम क्यों नहीं यार सारे रीपे हो गए। बच्चों ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंपनी हो सकता है पहले ही रीपेमेंट शेड्यूल दे दे कि हमने भाई साल साल के बाद करने हैं, है ना। तो ये था बच्चों एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे डिबेंचर्स को क्लासिफिकेशन करते हैं करंट नॉन करंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पर्सनली उसका आंसर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।